बजट दो हिस्से होते हैं बजट के। पहला होता है कुल प्राप्ति, टोटल रिसिप्ट, और टोटल खर्च यानी टोटल एक्सपेंडिचर। कुल प्राप्ति, भारत सरकार को जितने तरीक़ों से पैसा प्राप्ति होती है उसको कुल प्राप्ति कर किया जाता है, और भारत सरकार बहुत से माध्यम से पैसा को खर्च करती है उसको कुल खर्च कहा जाता है। कुल प्राप्ति में दो हिस्से होते हैं, पूंजीगत प्राप्ति यानी टोटल कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा होता है राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। इसमें दो हिस्से होते हैं, कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व। जैसे नॉन टैक्स और एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जिसे शॉर्ट में सीआर कहा जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, बहुत से माध्यम से क्या करती है, संस्था से, लोगों से क्या करती है, पैसा को क्या करती है, उधार लेती है। जैसे कि गवर्नमेंट सरकार कभी भी कर्मचारी को नौकरी पर रखता है तो उसको क्या पेंशन देता है, तो पेंशन के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट जो कर्मचारी काम करते हैं उसी के पैसा से क्या करता है, पैसा उसमें से काटता है और उसको बाद में क्या करता है, रिटायरमेंट के बाद उसको देता है। तो ऐसा पैसा जो सरकार लेगी और वो क्या करेगी, बाद में देना होगा, तो ऐसे को पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है, और इसको देनदारी भी कहा जाता है। जैसे कि हम अगर पैसा लिए और उसको बाद में क्या करना है, चुकाना है, तो उसको देनदारी यानी लायबिलिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि सरकार द्वारा उधार लिया गया पैसा बाद में चुकाना है सरकार को, तो वो क्या पूंजीगत प्राप्ति के अंदर आता है। पीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, और अन्य योजनाओं से मिले जो भी पैसा होता है सरकार को जो बाद में चुकाना होगा, उसको क्या पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। दूसरा होता है कि ऐसा पैसा जिसमें सरकार की संपत्ति यानी एसेट क्या होते हैं, कम होती है। एसेट का मतलब होता है, संपत्ति का मतलब होता है कि संपत्ति का मतलब ये है कि ऐसा वस्तु जो हम बाद में उसको बेचें तो हमको पैसा मिल जाए। जैसे कि हमारे पास सोना रखा हुआ है, तो वो सोना क्या है, एक प्रकार का एसेट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमको पैसा की ज़रूरत होगा तो हम उसको बेच के क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास ज़मीन है, वो भी क्या है, एक संपत्ति, एसेट्स है, जो उसको हम बेच के बाद में हमको अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको बेच सकते हैं। तो ऐसे वस्तु जो ऐसा चीज़ या वस्तु जो हम उसको बेचें तो क्या हमको पैसा मिले, तो उसको एसेट्स कहा जाता है। यानी संपत्ति को आय का साधन कर सकते हैं। जैसे कि ये भी क्या हो, सरकार की संपत्ति कम हो गई तो उसको पूंजीगत प्राप्ति, जैसे कि मान लो कोई नेपाल है और इंडिया है, तो इंडिया ने क्या किया, नेपाल को मान लो 100 रुपये दिया। अब 100 रुपये देने के बाद क्या किया, वो नेपाल ने बोला कि मैं आपको हर साल 25 रुपये ऐसे दूंगा। तो देने के बाद क्या हुआ कि 1 साल के बाद नेपाल ने 25 रुपया इंडिया को दिया। इंडिया को देने के बाद क्या हुआ कि जो 25 रुपया नेपाल ने दे दिया, अब उसको ब्याज पहले कितना पे देना पड़ता था, नेपाल को 100 रुपये पे ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब 25 रुपये उसने दे दिया 1 साल पे, अब ब्याज कितना पे देना पड़ेगा नेपाल को, 75 रुपये पे। उसी तरह अगला साल कितना पे, 50 रुपये पे। यानी कि क्या हो रहा है कि सरकार की जो संपत्ति है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। यानी कि वो जैसे जैसे 25 रुपये दे रहा है, तो उस पर क्या जो 25 रुपये दे तो 75 रुपये पर क्या ब्याज लगा। अब वो 75 रुपये में उसके सरकार जो भारत सरकार है उसको क्या पैसा में कमी होगी। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे विनिवेश होता है। विनिवेश में क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी है, एयर इंडिया कंपनी है, एयर इंडिया कंपनी के पास हिस्सा कितना है, 80% है। तो एयर इंडिया कंपनी के पास हिस्सा क्या है, 80% है। और ये एयर इंडिया जो कंपनी है उसमें क्या हुआ, मतलब लॉस होने लगा। तो लॉस होने के बाद क्या किया, मान लो कोई टाटा कंपनी है, इस टाटा कंपनी ने क्या किया कि मतलब ये जो एयर इंडिया कंपनी है उसको सरकार ने टाटा को मतलब 45% हिस्सेदारी पर क्या किया, बेच दिया। तो बेचने के बाद क्या हुआ, सरकार को 45% हिस्सेदारी के लिए सरकार को पैसा मिलेगा टाटा द्वारा। अब जो ये पैसा मिला, जो गवर्नमेंट सरकार को टाटा ने 45% के बदले पैसा दिया, उसी को
क्या किया जाता है, पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है, पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। और मान लो कि अब 45% मतलब हिस्सा दे दिया, तो 35% सरकार के पास पैसा मतलब एयर इंडिया में हिस्सेदारी हुआ। अब क्या होगा कि 80% मान लो जब टाटा ने 45% हिस्सेदारी खरीद लिया, तो उसको कितना रुपया थी हुआ, 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ। अब वो 100 करोड़ का फ़ायदा गवर्नमेंट सरकार को कितना मिलेगा, 100 करोड़ में 35% मिलेगा। और ये 35% यानी पहले अगर 80% हिस्सेदारी होता है तो उसको 100 करोड़ मिलता है, लेकिन अब 35% की हिस्सेदारी पे मिलेगा उसको, सरकार को। तो वही होता है, सरकार की संपत्ति में क्या हुआ, कमी हो गया। तो इसी को पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि अब सरकार ने क्या किया, अपने हिस्सेदारी को क्या किया, बेच दिया। और बेचने के बाद उसको क्या हुआ, जो पैसा में कमी आया, तो जो सरकार अपने संपत्ति को बेच देता है उसी को डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश कहा जाता है। दूसरा है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या होता है, तो ऐसा वैसा सरकार को जो पैसा मिलता है, अब वो सरकार वो पैसे को वापस नहीं करता है, यानी कि देनदारी नहीं देता है, देनदारी नहीं बनती है, यानी वापस पैसा को नहीं देता है, उसी को राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। जैसे कि इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है कर और एक होता है गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक और टैक्स रेवेन्यू होता है। तो कर राजस्व यानी कि करों से मिलने वाली जो प्राप्ति होती है, जैसे कि मान लो कोई हम वस्तु पे टैक्स सरकार ने पैसा लगा दिया, तब वो वस्तु खरीदने जाने के बाद वो टैक्स जो सरकार को जाता है वो सरकार हम लोग को वापस नहीं देता है। तो ऐसे रेवेन्यू को कर राजस्व रेवेन्यू कहा जाता है। गैर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जिसमें मान लो कोई पुलिस वाला हमको पकड़ लिया, अब पुलिस वाला पकड़ने के बाद क्या हुआ कि उसने हमको चालान काट दिया, यानी कि जुर्माना भर दिया, या फाइन और पेनल्टी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सरकार ये टैक्स नहीं लेती है, पेनल्टी ले रही है, तो उसको क्या गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे मान लो फीस हो गया और गिफ्ट और ग्रांड जो हम लोग उपहार उपहार देते हैं और लेते हैं, तो वो भी क्या हुआ, गैर कर राजस्व हो गया सरकार द्वारा। जैसे कि मान लो ONGC है, PSU है, उसने क्या किया, उसने ONGC में भी पैसा लगाता है 50% 30% ऐसे करके। अब जब ONGC को फ़ायदा होता है तो वो ONGC क्या करता है, वो सरकार को पैसा देता है, तो वो जो पैसा होता है वो भी गैर राजस्व होता है।